हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पेज नंबर 27 से स्टार्ट करना था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट होती है। हमने डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ा था, अंडर एम्प्लॉयमेंट के भी बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट कैसे करें। तो देखो, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. अब देखो, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। हमने पढ़ा था कि एक फैमिली के अगर 5 मेंबर्स भी काम कर रहे हैं एक लैंड पे, तो वो पांचों के पांचों दिख रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं, बट अगर उस 5 में से 2 को निकाल के किसी फैक्ट्री में भी काम करने दिया जाए तो उस घर के एग्रीकल्चर फील्ड की आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो में रह रहे हैं उसमें। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ तरीके देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। लक्ष्मी के पास, ये जो आपको फिगर दिख रही है, इसके पास 2 हेक्टेयर ऐसा लैंड है जो अनइरिगेटेड है, उस पर कोई इरिगेशन नहीं हो रखी। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ बैंक से पैसे या कुछ लोन अरेंज करके उसकी फैमिली के लिए एक कुआं बनवा सकती है, जिस कुएं से वो उस लैंड को इरिगेट कर सकते हैं, जिस पानी से उस लैंड को इरिगेट कर सकते हैं। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप व्हीट ड्यूरिंग द राबी सीजन। अगर उसको पानी प्रॉपर मिल जाए तो लक्ष्मी अपने लैंड को इरिगेट भी कर पाएगी, बिकॉज गरीबों के पास सबसे ज़्यादा पानी की ही प्रॉब्लम होती है, बारिशों पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो अगर उसको वो वेल मिल जाए तो वहाँ से पानी लेके वो लैंड को इरिगेट कर लेगी और अपनी सेकेंड क्रॉप जब राबी सीजन आएगा, जैसे कि वीट, उसमें वो उगा देगी। Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. मान लेते हैं कि उस एक लैंड में उसके पास 2 हेक्टेयर्स लैंड थी, उसको वेल सपोज मिल गया है, वेल से उसका पानी मिल गया है, पानी से वो 1 हेक्टेयर लैंड उसने पूरा इरिगेट कर लिया, वहां पे उसने वीट उगा दी। अब उस 1 हेक्टेयर लैंड में वीट उगाने के लिए उस फैमिली के, लक्ष्मी की फैमिली के 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई फॉर ऑलमोस्ट 50 डेज। मतलब 2 लोगों ने मिल के वहां पे वीट उगाई। 50 दिन के लिए वहां पे वो एम्प्लॉयड रहे, मतलब उन्होंने सोइंग भी की, वाटरिंग भी की, फर्टिलाइजर्स भी डाले, एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग सब कर दी उन 2 लोगों ने। सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। सो 2 लोग तो उसके अपने खेत में ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, सिर्फ इससे अगर गवर्नमेंट ने उसे कुआं प्रोवाइड किया तो। Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. अब मान लेते हैं एक नया डैम की कंस्ट्रक्शन हुई और बहुत सारे कैनाल जो है वो खोद दिए गए ताकि ऐसे ही लक्ष्मी जैसे फार्म्स को पानी पहुंच सके। This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. तो ये एक तरीका है ना कि बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर में ही कितनी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सिर्फ इसलिए अगर उन्हें पानी प्रोवाइड हो जाए। Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some of this. अब लक्ष्मी और उसके जैसे और फार्मर्स मान लो अब पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पानी मिल रहा है, हार्वेस्टिंग अच्छी हो रही है। They would need to sell some of this. अब जितना पहले वो उगाते थे वो तो उनके घर में ही लग जाता था, बिकॉज बहुत कम उगा पाते थे। अब पानी की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, अब शायद वो कुछ बेचना भी चाहें इसमें से। For this they may require to transport their products to a nearby town. अब बेचने के लिए उनको अपनी जो फसल है, जो उन्होंने क्रॉप्स उगा दी, वो उनको साथ वाले शहर में पहुंचानी भी तो पड़ेंगी, कुछ ट्रांसपोर्ट भी तो करनी पड़ेंगी। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स और मेक बेटर रूरल रोड सो दैट द मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops.
अब यही काम अगर हमारी गवर्नमेंट कर दे कि कुछ ऐसे रूरल में, गाँवों में कुछ बेटर रोड्स बना दे ताकि बहुत बड़े बड़े ट्रक ना सही, मिनी ट्रक्स ही जा सकें और इनकी जो खेती में जो इनकी प्रोडक्शन हुई है उसको लेके मार्केट में जाके ये बेच सकें, इसी से ही उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी. This activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport and trade. तो यही जो एक्टिविटी अगर गवर्नमेंट कर दे तो इससे फार्मर्स को ही नहीं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि उनकी फसल बाहर भी जाके बिक रही है, बल्कि जो लोग उनके सामान को लेके जा रहे हैं उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड हो रहा है, तो कोई ना कोई तो ट्रक चला के लेके जाएगा तो उसको भी नौकरी मिल रही है. कोई ना कोई वहां पे जाके डीलिंग कर रहा है, कोई बेच रहा है तो उसको भी नौकरी मिल रही है. तो ये सब हो सकता है सिर्फ अगर गवर्नमेंट आप पे ध्यान दे तो. Lakshmi need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizer, agriculture equipment, and pumps it to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. So she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. अब अभी तक हमने देखा कि ज़्यादातर जो भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस की वो पानी से सॉल्व हो गई. लक्ष्मी को कुआं खोद के दिया, पानी से सॉल्व हो गई. वहाँ पे और फार्मर्स के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट किए तो कैनाल से पानी चला गया, प्रॉब्लम सॉल्व होगी. बट लक्ष्मी की प्रॉब्लम सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है. अगर उसको लैंड कल्टीवेट करना है तो उसको सीड्स भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, एग्रीकल्चर करने के लिए कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए, फिर उसको पंप भी चाहिए ताकि किससे वो पानी निकाल सके जमीन में से, पंप भी चाहिए. तो ये सब क्योंकि वो एक गरीब फार्मर है वो सब कुछ नहीं खरीद सकती है, इसके लिए उसको पैसे उधार लेने पड़ेंगे. किससे? मनी लेंडर से. मनी लेंडर से उधार लेगी तो उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. ठीक है. If the local bank gives her credit at reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अगर वहां का उसका लोकल बैंक उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन दे दे तो वो ये सारी चीजें, फर्टिलाइजर, सीड, सब कुछ खरीद लेगी और अपना लैंड भी कल्टीवेट कर लेगी. This means that along with the water we also need to provide cheap agriculture credit to the farmer for farming to improve. इसका मतलब कि सिर्फ हमें एग्रीकल्चर अगर करवाना है तो पानी के साथ साथ हमें चीप एग्रीकल्चर लोन भी, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, तो लोन भी फार्मर को देना चाहिए ताकि उनकी फार्मिंग और इम्प्रूव हो सके. इसके बारे में हम डिटेल में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट आपका 3rd चैप्टर है. Another way by which we can tackle the problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. और हम तरीका क्या कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसी इंडस्ट्रीज हम लोकेट करें जो कि सेमी रूरल एरियाज में, मतलब कोई ऐसा एरिया जो प्रॉपर गांव भी नहीं है, प्रॉपर शहर भी नहीं है, वहाँ पे हम ऐसी इंडस्ट्रीज बना दें जिसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए. ये भी कर सकते हैं. ये सारे मेथड्स देखो क्या है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, कैसे लोगों को काम मिल सकता है. फॉर इंस्टेंस, सपोज मेनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी. तो अब जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम दालें जो हम खाते हैं, अरहर की दाल या चने की दाल जिसको हम चिकपी बोलते हैं, वो खाते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं. सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज इज वन सच एग्जाम्पल. अब अगर फार्मर्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ये दालें, तो इन दालों के लिए अगर एक दाल मिल भी सेटअप कर दी जाए ताकि इन दालों को प्रॉपर प्रोसेसिंग करके, पैक करके फिर आपके घर तक पहुंचाया जाए, तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है. ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज, अनियंस एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड. तो अगर हम फार्मर्स के लिए एक और तरीका क्या है, अगर हम उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बना दें, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वो कुछ चीज़ें स्टोर करके रख सकें और वो चीज़ें खराब नहीं हो, जैसे उनकी जो भी क्रॉप्स होती हैं पोटैटोज एंड अनियंस की, वो स्टोर करके रखें और जब मार्केट में प्राइस ठीक मिल रहा है तब वो वहां से निकाल लें और उनको सेल कर दें. In villages near forest areas, we can start honey collection center where farmers can come and sell wild honey. गांव में बहुत सारी हमें मधुमक्खियाँ मिलती हैं, जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं यानी कि वहाँ पे शहद भी बहुत ज़्यादा होगा. तो अगर हम गांव के पास जो जंगलों के पास वाला एरिया है वहाँ पे हनी कलेक्शन सेंटर खोल दें ताकि फार्मर्स जंगलों से जाके हनी कलेक्ट करें और वाइल्ड हनी बेच सकें, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है.
It is also possible to set up industries that process vegetables and agriculture produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in the outside market. मतलब ऐसी भी फैक्ट्रीज हम सेटअप कर सकते हैं जो कि खेती से चीजें जो आती हैं, जैसे कि ये सारी की सारी सब्जियां, राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को प्रोसेस करके प्रॉपर पैकेजिंग करके हम बाहर की मार्केट में बेच सकें, वो भी फैक्ट्रीज खुल सकती हैं. This will provide employment in the industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. तो इससे employment generate हो जाएगी. सिर्फ urban centers में नहीं, मतलब शहरों में ही नहीं बड़ी फैक्ट्रीज हों, अगर हम सेमी रूरल एरियाज में भी ऐसी सी फैक्ट्रीज खोल दें जो वहाँ के खेतों से बनी हुई चीज़ों को प्रोसेस करके फिर मार्केट में सेल करे, तो इससे भी employment जनरेट होगी. What groups of people do you think are unemployed and underemployed in your area? ये आपकी जस्ट एक एक्टिविटी है कि किनको आप सोचते हैं कि कौन एम्प्लॉयड है या कौन अंडर एम्प्लॉयड है, वो आपको बताना है. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो एक वो दे रखा है, आपको इमेज दे रखी है. यहाँ पे लिखा हुआ है गुड़ मेकिंग इन हरियाणा. अब हरियाणा में जो शुगर केन होता है, जिसको हम गन्ना बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है खेतों में. तो वहीं से देखो पास में इन्होंने क्या कर दिया, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कि शुगर केन जो है वो खेतों में इन्होंने उगाया, फिर उसको हार्वेस्ट किया, उसी शुगर केन का जूस निकाल के यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, ये गुड़ बना रहे हैं. शुगर केन के उससे गुड़ बना रहे हैं और यहीं पे ये गुड़ बना के मार्केट में सेल कर देंगे. तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हुई. ठीक है. Do you know that in India there are about 200 million children in the school going age group? हमारे पास इंडिया में ये बहुत बड़ा नंबर है. देखो 200 मिलियन चिल्ड्रंस हैं जो कि स्कूल जाने की एज ग्रुप में आते हैं. आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 2/3 आर स्कूल्स. इन सब में से 200 मिलियन में से सिर्फ 2/3 बच्चे ही स्कूल अटेंड कर रहे हैं. द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स. तो अगर वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे, या तो घरों पे रह रहे होंगे या फिर चाइल्ड लेबर्स की तरह काम कर रहे होंगे. If these children are to attend school, we will require more buildings, more teachers, other stuff. A plan conducted by Planning Commission estimate that nearly 20 lakh job can be created in the education sector alone. अब देखो कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है. अगर ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और अगर ये जाने लग जाएं, क्योंकि 200 मिलियन में से सिर्फ 2/3 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाकी बच्चे अगर स्कूल जाने लग जाएं तो उनके लिए हमें ज़्यादा स्कूल्स चाहिए, ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिए, ज़्यादा टीचर्स चाहिए, ज़्यादा स्टाफ चाहिए. तो जितना ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो उतने लोगों को रखेंगे भी तो प्लानिंग कमीशन ने एक एस्टिमेट लगाया कि 20 लाख जॉब्स जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही क्रिएट की जा सकती है. जितने ज़्यादा टीचर्स, जितने ज़्यादा स्टाफ चाहिए, उतनी ज़्यादा आपकी जॉब्स हो जाएंगी. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers to work in rural areas. तो अगर हमें हमारी हेल्थ सिचुएशन जो है वो अच्छी करनी है हमारे देश की, तो हमें और ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स चाहिए होंगे जो गाँव में जाके काम करें. There are some ways by which job could be created and we would also be able to address the important aspect of development talked about in chapter 1. तो ये अभी तक हमने कुछ तरीके पढ़े हैं जिससे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं. तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है तो उसमें कम से कम भी हमने 10 तरीके पढ़ लिए होंगे जिससे जॉब्स जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. तो यही तरीके आपको बताने हैं. एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया. इट कुड बी टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट, इंडस्ट्री, न्यू सर्विसेज लाइक IT. Some of these would require proper planning and support from the government. अब हर स्टेट या हर रीजन के पास देखो कोई ना कोई पोटेंशियल होता है कि वो इनकम जनरेट कर सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके. अब वो कहाँ से जनरेट करेगी, या तो वो टूरिज्म से कर सकती है, या रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री से कर सकती है, या IT सर्विसेज प्रोवाइड करके कर सकती है. वो स्टेट को देखना है कि उसके पास कौन सा रिसोर्स है. बट इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए. किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से. फॉर एग्जाम्पल, the study by Planning Commission says that if a tourism as a sector is improved, every year we can get additional employment to more than 35 lakh people. तो देखो कितनी बड़ी बात है. प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि अगर सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ही इम्प्रूव हो जाए ना, तो हमारे पास
हर साल एडिशनल 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो बहुत बड़ा ये डाटा है। We must realize that some of these suggestions discussed above would take a long time to implement. ये हमें पता होना चाहिए कि जितने suggestions हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ये ऐसे चुटकी में नहीं कि आज कहा और कल इम्प्लीमेंट हो गया। बहुत लंबा समय लग सकता है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स, बट जल्दी अगर हमें चाहिए तो हमें कुछ जल्दी वाले मेथड्स चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज कॉल्ड एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 नरेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें जल्दी से एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसको हम बोलते हैं राइट टू वर्क। ये इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉ पास हुआ था। और ये लॉ कौन सी स्कीम के अंडर आया था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नरेगा बोलते हैं। ठीक है। Under NREGA, all those who are able to and are in the need of work have been guaranteed 100 days of employment in the year by the government. मतलब इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने बोला था कि जो भी काम कर सकते हैं या जिनको काम चाहिए उनको मिनिमम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट देगी एक साल में। मतलब मिनिमम 100 डेज उन्हें काम मिलेगा ही मिलेगा इस स्कीम के अंडर। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर गवर्नमेंट किसी भी केस में उन लोगों को मिनिमम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट उस 100 डेज के लिए उन्हें पैसे पे करेगी, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे करेगी। ठीक है, उन पैसों के लिए। These types of work that would be in future help to increase the production from land will be given preference under the act. जो भी ऐसे काम जो इसके अंडर किए जाएंगे, अगर उनसे फ्यूचर में हमारी लैंड की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो सारी की सारी चीज़ें इस एक्ट के अंडर आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको कई बार मार्क में आ लेता है कि नरेगा क्या होता है, तो नरेगा का आपको पता होना चाहिए कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। एंड क्या होता है नरेगा कि ऑल दोज हु आर एबल टू और आर इन द नीड ऑफ वर्क हैव बीन guaranteed 100 days of employment in the year by the government। ठीक है, और इस एक्ट में कौन सा लॉ पास होगा? राइट टू वर्क। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 200 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है इस एक्ट को पास करने में तो इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट अलाउंस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, उनको पैसा पे करेगी अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती। ठीक है, सो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ साथ के साथ लेक्चर्स देखते रहिए। मैं हर बार आपको बोलती हूँ प्लीज़ पेंडिंग मत छोड़िए, टेस्ट के टाइम पे ही सब लेक्चर्स मत देखिए। तो